हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने जो क्वेश्चन दिया था वो सामने है आपके। मैंने उसको रब ही नहीं किया पिछले दिन, तो आज फिर ये सामने है आपके। हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन ए पोजीशन टाइम ग्राफ, ये दिया हुआ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये वेलोसिटी, ये टाइम, सेकंड में वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। पता है, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। इसके लिए मैं सामने आपके बता रहा हूँ मैं कैसे समझूंगा, तो आप भी वैसे ही समझिए। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ना एक डिस्टेंस पर है, हम यहाँ हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है, और T1 टाइम तक ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस पर रहा। मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इस पर्टिकुलर टाइम में, 0 से लेके T1 तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यानी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। अब नो मूवमेंट है तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? तो वेलोसिटी जीरो। तो इसका मतलब 0 से T1 टाइम तक ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पर रहेगा। तो चलो ये देखो, जीरो, और T1 टाइम मतलब यहाँ तक आता है, T2 टाइम मान लो यहाँ तक आता है, ये T2 टाइम है। तो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ जिससे कि आपको दिखे ये साफ साफ। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं तक रहा, ये जीरो पे ही है, जीरो पे। ये इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो ना, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, रेस्ट में है, कहीं जा रहा नहीं, उसी डिस्टेंस। या मान लो यहाँ पे कुछ 20 मीटर होता तो 20 मीटर पे ही तो है, टाइम जा रहा है लेकिन वो 20 मीटर पर ही है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसकी वेलोसिटी जीरो। तो 0 से लेके T1 तक हमने वेलोसिटी जीरो बना ली। अब आ गए T1 पे। यहाँ से देखो, ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी, कुछ डिस्टेंस उसका कवर हुआ, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो मतलब ये देखो ना, ऑब्जेक्ट T1 से T2 तक ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, यानी 30 हो गई समझो इसकी डिस्टेंस। 20 थी, सपोज कर रहे हैं हम, सिर्फ 20 थी, अब 30 हो गई। तो ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है ना, आगे जा रहा है, तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी। अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी हमें निकालनी है, राइट। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है ग्राफ में से? वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है हमें? ये देखो मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर अपॉन सेकंड, मतलब हमें स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप ऑफ, अगर मान लो ये ए होता और ये बी है, तो ए बी लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो कुछ तो भी होगा उसका स्लोप, जो भी होगा। अब यहाँ पे चूंकि वैल्यू तो कुछ दी हुई नहीं है, मैं तो ये अपने आप से लिख लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसका मतलब स्लोप से कुछ ना कुछ निकलेगा। और सपोज करते हैं, सपोज सपोज ये आ गया, सपोज आपका V1 मीटर पर सेकेंड आ गया, सपोज यहाँ तक, यहाँ पे ये इसकी वजह से यहाँ पे ये S2 है, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, ये V1 आ गया। कुछ तो आ गया, अगर वैल्यू दी होती तो हम कैलकुलेट कर लेते थे। तो T2 टाइम पे V1 वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ये T1 से T2 के बीच में V1, अब ये है स्ट्रेट लाइन। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कुछ तो यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और क्या निकल रहा है हमारे पास? वेलोसिटी निकल रही है, इसके लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बना दो V1। अगर मान लो यहाँ पे V1 होता, ये V1 का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये T1 टाइम, T1 से T2 तक V1 से स्पीड से चला, तो फिर T1 तो यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से शुरू होगा। अभी T1 तक तो ये जीरो वेलोसिटी था, मतलब रेस्ट में ही था। फिर अचानक से इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, तो V1 हो गई, और T2 तक V1 ही रही, T2 तक V1 ही रही। तो ये ग्राफ बन गया इसका। बस ऐसा, यहाँ से डॉट 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 का मतलब कोई मोशन नो नहीं है। ये डॉट ये सिर्फ शो कर रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है। तो ये इसका ग्राफ बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। समझ में आ गया? देख लो एक बार फिर। ये 0 से T1 तक कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। S1 का मतलब डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो एक ही जगह जाके वहां रुक गया, इसलिए उतने ही जगह पर रुका हुआ है। फिर उसके बाद उसमें कुछ कुछ हमसे दूर गया, ये दूर गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही तो सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये चेंज नहीं हो रही ना, देखो T1 में भी V1 और T2 में भी V1 चेंज नहीं हो रही, तो ये चेंज होती तो ये ऊपर को चला जाता, बढ़ती तो, कम होती तो नीचे को चला जाता, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन फंडामेंटली आपको समझने चाहिए, जिससे कि बड़े कंपटीशन में या फिर अच्छे कोई एनटीएससी का एग्जाम भी आपको अगले साल देना है जैसे 10th में, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत काम आएंगे। और ये सिर्फ एनटीएससी क्यों, अब आप 11 12th में भी जाओगे 2 साल के बाद, ये साल 9th, फिर अगले साल 10th, फिर 11th, तो ये सब कॉन्सेप्ट ना लेके जाओगे ना, तो आप देखोगे 11th आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम आपको यही कोशिश कर रहे हैं, मैं योगेश अग्रवाल आपकी यही कोशिश करवा रहा हूँ कि कैसे भी ना आपका फ्यूचर सिक्योर्ड हो। फ्यूचर अच्छा कैसे बनेगा, जब आप फंडामेंटल, मैं बहुत दिनों से रुका हुआ हूँ, आपको बहुत से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मतलब क्या है इसका, कि मैं चाहता हूँ कि जल्दीबाजी कुछ नहीं मुझे, कि आप कैसे भी ना फंडामेंटली स्ट्रांग बनो। कहने को तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन तो बात की बात है ना। हार्ड मतलब क्या, जिसको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, जिसका बेस कच्चा है, उसके लिए हर क्वेश्चन हार्ड ही है। अच्छा, जिसका बेस क्लियर है, उसको सब आता है ना सपोज, तो फिर वो हार्ड कुछ नहीं रहता, फिर कोई भी क्वेश्चन इजी बन जाता है। तो करते रहिए, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। वैसे तो मुझे ना अभी मैंने ये सोचा था कि आपका अगला चैप्टर शुरू करता हूँ, लेकिन एक दो, अब ये क्वेश्चन चूंकि पेंडिंग था तो पहले ये लेना पड़ेगा मुझे, फिर एक आध क्वेश्चन और मुझे मिला है अच्छा तो वो लेंगे, फिर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये अगला चैप्टर शुरू करेंगे, राइट। वैसे स्टेट बोर्ड में अगर देखा जाए, 9th स्टेट बोर्ड के भी बच्चे यही पढ़ रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड में अगर देखा जाए तो मोशन और लॉज ऑफ मोशन दोनों को मिला के एक ही चैप्टर बनाया गया है। इसमें सीबीएसई में 2 चैप्टर हैं अलग अलग, स्टेट बोर्ड में एक ही चैप्टर में ये दोनों चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे, पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। क्वेश्चन 7 था ये, तो क्वेश्चन 8 लेंगे। A body starts from rest at t equal to 0. The acceleration time graph is given. The acceleration time graph is given. Find the distance traveled by the body from t equal to 4 seconds to t equal to 8 seconds. और ऑप्शन आपके यहाँ दिए हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ। ए 0 मीटर, बी 16 मीटर, सी 32 मीटर और डी 64 मीटर। और ग्राफ दिया हुआ ये एक्सीलरेशन, ये 0, ये टाइम टी, ये सेकंड में दिया हुआ है, और ये एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इधर ये +4 है और इधर ये -4 है। ये 4 सेकंड और ये
8 सेकेंड और ये 12 सेकेंड ऐसा दिया हुआ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ग्राफ दिया है। अब करो 4 सेकंड से 8 सेकंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है आपको। बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब किसी भी ग्राफ में हम दो ही चीजें तो कैलकुलेट करते थे, या तो स्लोप या फिर एरिया। स्लोप हमें क्या देगा, देखो ना, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, स्लोप मतलब क्या, वाई एक्सिस की रीडिंग डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की रीडिंग। वाई एक्सिस की रीडिंग में यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स एक्सिस की रीडिंग में सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, हमको पता ही नहीं है ये क्या होता है, तो फिर स्लोप तो निकालना नहीं है। अब एरिया हमें क्या देगा, देखो वाई एक्सिस की रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई, ये डिवाइड होता है तो ये मल्टीप्लाइड, वाई एक्सिस की रीडिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एक्स एक्सिस की रीडिंग सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। ये होती है वेलोसिटी। तो फिर हम क्या करें, हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, हम वेलोसिटी निकाल के क्या करेंगे, लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे और उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम जब यहाँ मीटर पर सेकंड होगा तब एरिया निकालेंगे, फिर उसका तब डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले निकालेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो लिखता हूं मैं सॉल्यूशन में, फर्स्ट वी फाइंड वीटी ग्राफ। इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं। देखो वीटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये टाइम, ये वेलोसिटी। अब कोई फंडामेंटल नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब अब ऑब्जेक्ट तो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ ये देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, यानी एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा। 0 से 4 सेकंड तक एक्सीलरेशन प्लस 4 मीटर पर सेकंड ही रहा, चेंज नहीं हो रहा। चेंज होता तो नॉन यूनिफॉर्म होता, चेंज नहीं हो रहा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी निकल जाएगी इससे, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका एरिया क्या होगा, इसने का एरिया 4 इंटू 4 16 मीटर पर सेकेंड, राइट। 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी, 0 से 4 तक, यानी 0 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी हो गई 16 मीटर। यहाँ अगर ये 16 मीटर पर सेकेंड होता तो ये 4 सेकेंड में 16 तक पहुंच जाता। ये देखो, तो ये पहुंच गया ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पहुंच गया। अब क्या होगा, अब 4 to 8 सेकेंड क्या होगा, देखो इसका एक्सीलरेशन है 0, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, 0। 0 तो है 4 से 8 तक। 0 एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। 0 एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी विल नॉट चेंज, जो है वही रहेगी। तो क्या है इसकी वेलोसिटी जो चेंज नहीं होगी, वो 16 मीटर पर सेकेंड वही रहेगी। तो 0 से 8 सेकेंड तक कर लेते हैं, यहाँ 8 सेकेंड, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के मैं 12 तक ले जाता हूँ। ये टी है सेकेंड में, यहाँ तक 12 कर लेंगे इसको। तो 4 से 8 तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी मतलब 16 ही रहेगी। तो फिर 0 से 8 तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, 16 तक, 16 तक ही रहेगी। अब
उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, -4, मतलब अब वेलोसिटी। अब यहाँ से इसका इसका एरिया निकाल लेंगे इतने का, तो इसका एरिया क्या होगा, देखो ये क्या है -4 इंटू ये क्या है +4, 8 से 12 तक, -16 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से -16 बोले तो यहाँ से नीचे 0 तक चला जाएगा ये। खैर हमें पूरा ग्राफ की जरूरत भी नहीं थी, हमें तो ये पूछा है 4 से लेके 8 सेकंड तक का डिस्टेंस, तो हमें 4 to 8 का पता चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि हमें चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मीटर पर सेकंड है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड के साथ, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो मीटर बचा, तो हमें ये 4 to 8 सेकंड के बीच का ये एरिया चाहिए। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया। अब ये ओ ए बी कर लो, यहाँ सी कर लो, एरिया अंडर ए बी, और वो ये एरिया आ गया पूरा, क्या है, ये कितना है 16, ये कितना है 4, 16 into 4 that is 64 meter. This is the answer. This is the right answer. नोट कर लीजिए। तो हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, ये है वीटी ग्राफ, और उससे फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो भी टाइम का दिया है। अब मान लो ये पूछ रहा था टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम इन दोनों का भी एरिया ऐड कर देते, उसमें निकाल देता हूँ टोटल डिस्टेंस। ये तो है ही 64, प्लस इसका एरिया कितना हुआ देखो, हाफ, हाइट कितनी 16, बेस कितना 4, प्लस हाफ, अब उसका भी निकाल लेंगे, ठीक है ना, हाफ। अब ये इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप कितना माइनस में आएगा। अब देखो ना, यहाँ करने के लिए हमने क्या किया 16 माइनस 0, यहाँ करने के लिए 0 माइनस 16, तो -16 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो देखो ना, +16 -16, ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, ये पूरे टर्म कैंसिल कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 64 मीटर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्चुअली में, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ती तो अब आपको पता ही है, डिस्टेंस में तो गया वो भी डिस्टेंस मापते हैं, वापस आया तो वो भी डिस्टेंस मापते हैं, तो ये गया प्लस की डिस्टेंस, वापस आया माइनस की डिस्टेंस, लेकिन ये भी प्लस की पकड़ी जाएगी, डिस्टेंस में माइनस कुछ नहीं होता, तो सबको जोड़ दिया जाएगा 64 प्लस इसका कितना आया 2 2 जा 4, ये 32, और ये भी 32 आएगा, ऐसी 2 2 जा 4, ये माइनस को हम माइंड नहीं करेंगे, तो टोटल हो गया 64 प्लस 64 128 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन है अब, लेकिन क्वेश्चन आप कितने भी करेंगे तो वो तो अब प्रैक्टिस की बात हो गई, मैं कितने करा सकता हूँ, हर अगर लेक्चर में मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा ना सपोज, तो 6 7 8 क्वेश्चन ही हो पाएंगे,
तो आप क्या क्या करो, कोशिश करो, मैं आपको अच्छे क्वेश्चन का एक असाइनमेंट बना के देता हूँ, राइट, उसको आप घर में प्रैक्टिस करना, और हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन, राइट। योर हेडिंग इज, न्यू चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा, इफ an object is not changing its position, if object is not changing its position, it is in rest। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ था पहले, फिर ये मूव करके यहाँ आ गया और फिर ऐसे चलते जा रहा है, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो इसे क्या कहते हैं अपन, मोशन। ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन देन इट इज इन मोशन। ये हमने अब तक पढ़ा, अप टिल नाउ मोशन चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा। अब ये बात अलग है कि फिर इसकी चूंकि मोशन में है, अगर मोशन में है तो इसकी स्पीड क्या है वो पढ़ लिया, इसकी वेलोसिटी क्या है पढ़ ली, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एक्सीलरेशन क्या है पढ़ लिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे ये? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में आया क्यों? क्या हो गया उसको जो मोशन में आ गया? समथिंग इज देयर which makes the object in change position, that is called motion। रेस्ट से मोशन में आया, कुछ तो हुआ, और जो कुछ हुआ वो what, मैं ऐसा लिखता हूं क्या हुआ बोले तो, what is the reason, मोशन का रीजन क्या था, what is the reason of motion, ऐसा कहेंगे, of motion। तो देखो, हम मुझे बता सकते हैं आप शायद, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, फिर ये मूव करके यहाँ तक आया और आगे जा रहा है, तो क्या हुआ होगा? ये इसको वहां तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें वहां तक ले जाने के लिए इसको? यस, आपकी बात सही है, हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ मोशन? उसका रीजन है फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स and its effect? What is force and its effect? It is our next chapter known as laws of motion। आप समझे? मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, तो फिर मोशन में था, उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने ये सब पढ़ लिया। लेकिन ये नहीं समझ पाए आखिर इसका कारण क्या था, व्हाई द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग, क्यों मूव किया? क्या खाली बैठना नहीं आया क्या उसको शांति से? फिर भी मूव किया ना, उसने मूव किया, मतलब क्या हुआ होगा, सम फोर्स वाज अप्लाइड ऑन दैट, कुछ तो बना किया गया होगा उसके ऊपर, कुछ लगाया गया होगा, और जो उस फोर्स लगाया गया, तो फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और फोर्स के इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, एंड दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, राइट। तो आप समझ गए हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, आपको याद होगा आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है, आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में क्या, फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा है। उसके आगे की बात हम यहाँ पढ़ लेंगे, राइट। सो लॉज ऑफ मोशन, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सब कुछ डिपेंड ये बात पे करता है, लेकिन ये हम तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे जब हमारे को मोशन क्लियर है। जो चैप्टर हमने अभी खत्म किया है ना, दैट शुड बी क्लियर, दैट इज द बेस ऑफ दिस लॉज ऑफ मोशन। हमने मोशन पढ़ना है तभी तो उसके लॉज पढ़ेंगे, तो मोशन तो पढ़ लिया, अब लॉज पढ़ेंगे, राइट।
तो फिर सबसे पहले बात आती है फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, यू कैन से व्हाट इज फोर्स। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा हुआ है तो इट इज इन रेस्ट, और हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, हमने इसको पुश किया ऐसा कहिए, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट देखो, हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है आपकी बार, और हमने इसको पुल किया तो जिससे ऑब्जेक्ट चल के इधर आ गया, पुल करने से इधर आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी, सॉरी ये ए थी, हमने पुश किया तो ऑब्जेक्ट बी पोजीशन में आ गया, यहाँ पे पोजीशन ये ए थी, पुल किया तो बी पोजीशन में आ गया, पोजीशन चेंज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज्ड, और यही काम यहाँ पे हो गया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज्ड, यहाँ से वहां से वहां, या पोजीशन चेंज्ड। और इसी चीज को, इस पुश को, इस पुल को कहते हैं फोर्स। तो क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन के लिए हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज फोर्स, तो लिखेंगे फोर्स इज ए पुल या पुश और पुल which can change the position of the object, position of the object, ये है फोर्स। अब फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है, और मोशन में है तो वो रेस्ट में भी आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने उसको अपना फोर्स लगाकर रुका दिया, मोशन में चल रहा था लेकिन हमने रुका दिया, फोर्स लगाया ना, रुका दिया है ना, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या क्या, मोशन में है तो रेस्ट, और रेस्ट में है तो मोशन, कुछ भी कर सकता है ये हो फोर्स। इसके और भी बहुत से इफेक्ट हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो आपको समझ में आएगा ना फोर्स क्या है, एक मोटा मोटी एक एक बिल्कुल करेक्ट इसकी पहचान अगर देखनी हो तो फोर्स क्या है। फोर्स, अब देखो ना, फैन चल रहा है यहाँ पे, अब ठीक है आपको नहीं दिख रहा, आपके घर में फैन चल रहा होगा, तो भाई ऐसे ही थोड़ी चल रहा होगा, पहले तो फैन ऑफ था, आपने स्विच ऑन किया, फोर्स फोर्स लग गया उसके ऊपर, और फोर्स लगने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगा और उस फोर्स ने उसको मूव करवाया, तो जो फैन रेस्ट में था, मूव नहीं कर रहा था, मूव करने लगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको अपने चारों तरफ देखने को मिलेंगे। आप देखो, अब एग्जांपल में ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर हम एक बस में जा रहे हैं और अचानक से बस में ब्रेक लग गए, तो हमको अचानक से ऐसे आगे गिरने का लगता है, डर लगता है, गिर जाते कभी कभी ऐसा, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारी और अपन ऐसे हो गए, फिर डांटते भाई क्या कर रहे हो, ठीक से चलाओ। अपन बाइक पे भी देखो, आप अभी कभी अपने पापा के साथ बैठ के जाओ और पापा अचानक से सामने कोई आगे ब्रेक मार दिए, अर्जेंट ब्रेक खड़ा, तो आप खटक से पापा की पीठ पे टकराते कि नहीं, आगे बढ़ो, अचानक से वो क्या हुआ, आप आगे को क्यों गिरने लगे, दैट इज सम काइंड ऑफ फोर्स। आप यात्रा में जाते होगे कभी, वो जो बड़ा झूला होता है उसका, राइड्स होते हैं,
मैरी गो राउंड होता है, तो उसमें देखते हो तो आपको लगता है ना, आप जब ऊपर जाते हो तो अगर लगता है कोई नीचे खींच रहा है, वो जब झूला नीचे को आता है तो आपको लगता है हम अपन ऊपर उड़ रहे हैं, तो एक फोर्स महसूस किया आपने। आप हर अपनी लाइफ में हर समय कोई ना कोई फोर्स महसूस करते रहते हो, राइट। तो अभी हम देखेंगे फोर्स के और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो पहली बात तो आपको फोर्स समझ में आना चाहिए क्या है, तो ये है, राइट। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सो योर हेडिंग इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये मैंने 8th क्लास में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाया था, तो उसको भी रिकॉल कर लो। लेकिन क्या है, आप वो सब याद थोड़ी रखे होगे, अभी तक भूल जाते हैं। अगर आप भूलोगे तो फिर इंसान हो ऐसा समझ जाएगा, नहीं भूलोगे तो कंप्यूटर बन जाओगे, इसलिए भूलना जरूरी है, क्योंकि आप इंसान बने रहना चाहिए। तो योर हेडिंग इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देयर आर मेनी टाइप ऑफ इफेक्ट्स। तो कुछ इफेक्ट तो मैंने अभी अभी बताई भी, जैसे और कुछ अभी बताऊंगा, तो नोट कर लेंगे। सबसे पहला नंबर 1 क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप में से बहुत से बच्चे इस टाइप की शरारतें करते रहते हैं। आपका कोई दोस्त साइकिल चला के जा रहा है, साइकिल चला रहा है, और आपने आए पीछे से भाग के और उसकी साइकिल पीछे से पकड़ के पुल कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया। वो बेचारा पेडल मार रहा है, अचानक से रुक गया, "ए, छोड़ना"। फोर्स लगाया आपने, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को आपने स्टॉप कर दिया। आप जब बच्चे थे तो कभी देखते हो कि रोड पे छोटी अपनी टोबू साइकिल चलाते हुए जाते होगे, तो कोई थोड़ा सा एज में बड़ा कोई बच्चा आ गया सामने, वो आपके को पैर लगा के रोक देता होगा, हाथ लगा के रोक देता होगा, ए नहीं जा सकते। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने का काम फोर्स का है। दूसरा क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मूव करवा सकता है। तो देखते हैं, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मूव करवा सकता है। तीसरा देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि क्रिकेट का गेम इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इस एग्जाम्पल के लिए, तीसरे एग्जाम्पल के लिए, कि सपोज कोई बॉलर ने बॉल फेंकी और आप बैटिंग कर रहे हो। कभी कभी कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, कैसे करते, आया बॉल फेंकता हुआ, उसने बॉल फेंका, सीधा आ रहा था बॉल, आपने हल्का सा कट कर दिया, बॉल गली से स्लिप से निकल के जाती है, 4 रन। कट कर दिया मतलब आपने क्या किया, बॉल आ रही थी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, कट, डायरेक्शन चेंज। तो क्या कह सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर और क्या कर सकते, आपने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज कर सकते हो। जैसे अपन बिस्लरी की बोतल में पानी पीते हैं, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि बोतल को ऐसे ही, एम्प्टी बोतल को कहीं ना फेंकें, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई कोई दूसरा आदमी उसको लेके जाके उसमें डुप्लीकेट पानी भर के उसको ऐसी सील लगा के बाजार में बेच दे। और ऐसा होता है कई बार रेलवे में, ऐसे ही किसी भी आपने अचानक से आए वाले किसी बच्चे से, किसी इंसान से कोई आपने खरीदी की, तो वो बोतल हो सकता है डुप्लीकेट पानी भरा हुआ हो। सील्ड बोतल ही लेनी चाहिए, लेकिन कई बार सील भी कर देते हैं वो लोग, तो इसलिए बोतल को क्रश करना चाहिए। तो क्रश कैसे करते हैं, आप देखा हो आपने, बोतल को पकड़ा और क्रश किया, क्रश, तो वो उसकी बोतल का शेप बदल जाता है एकदम। अपना अच्छी खासी बोतल होती है, जनरली ऐसी ऐसी बोतल होती है, और आपने क्रश कर दिया उसको, ये देखो ऑलरेडी क्रश हो गई मुझसे ये देखो। तो उसको क्रश करके आप उसको ऐसे 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 करके फेंक देते हो। तो आपने क्या किया, ये देखो ना, आपने क्या किया, उसकी शेप चेंज कर दी। तो वो क्रश करने में भी आपको फोर्स लगाना पड़ा ना, उसको छू छू करके आपने फोर्स लगाया उसको, तो ये क्रश कर दिया आपने, शेप चेंज कर दी। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट।
फिर क्या कर सकते दूसरा हम, और क्या कर सकते, जैसे अब आपके सामने ये मार्कर है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, और ये देखो इसका मार्कर का जो साइज है वो लगभग 6 इंच का है सपोज, तो उसको हमने, ये देखो फोर्स लगाने से या हमने उसका साइज कट कर दिया। किसी भी चीज को हम ब्रेक कर सकते, फोर्स लगा के उसको तोड़ सकते, तो अगर ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया उसको 2 3 4 पीसेस में, तो फिर क्या किया, पहले वो ऑब्जेक्ट कोई लेंथ रखता था, अब उसकी लेंथ कट होके छोटी हो गई, तो वी कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। सो व्हाट वी कैन राइट इज फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सभी काम हम कर सकते हैं फोर्स की वजह से, राइट। और भी कई आपको नॉर्मल लाइफ में आपके कई एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन वो सब अब क्या कहो, आप जो कुछ चाहे तो 6 7 8 कुछ भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, इफेक्ट होना चाहिए बस फोर्स। तो ये सब इफेक्ट हम देखते हैं। तो ये सब इफेक्ट ऐसे नहीं आ जाते, ये कैसे आते हैं, टेक्निकली कैसे फिट बैठते हैं, उसको हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, फिर हम अभी क्या करेंगे, फोर्स के टाइप्स पढ़ते हैं। आखिर जब फोर्स को पढ़ना है तो इसके टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे हमें, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं। So your heading is types of force. फोर्स को देखा जाए तो ऐसे तो बहुत टाइप के होते हैं। अब ये देखो, अब मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, राइट, तो मुझको इसको इसको पुश करना पड़ेगा, उसको उसको हाथ से टच करना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा कहाँ तो भी। मतलब मुझे टच करके कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये टच फोर्स, टच, और इसकी वजह से जो फोर्स लगा उसे हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, जिसमें पर्सनल टच की जरूरत पड़ती है, और जो उसको हमें फिजिकली टच करके ही पुश करना पड़ेगा। हम दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं कह सकते कि मूव, तो वो हमारी बात सुन लेगा क्या। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ये देखो, ये मैग्नेट ले ली, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और इधर एक और मैग्नेट रखा है मैंने, ये देखो, इधर नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अभी ये सेम सिमिलर पोल्स मैंने आसपास रख दिए। अब मैं इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ थोड़ा, तो वो अपने आप ही दूर भागेगा, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन हो जाएगा उसका, रिपल्सन। तो मैंने उस मैग्नेट को टच भी नहीं किया, तो भी वो दूर भाग रही है। एक बॉल है, आपने अपने घर के बालकनी से या अपने घर के टेरेस से किसी बॉल को सिर्फ रिलीज कर दिया, तो वो नीचे गिरेगा। अब ये देखो, ये मार्कर है, मैंने इसको रिलीज कर दिया तो ये अब नीचे गिरा। इसको किसी ने नीचे धक्का दिया क्या, इसको किसी ने नीचे फेंका क्या, नहीं, मैंने सिर्फ छोड़ दिया, तो ये नीचे गया, क्योंकि नीचे की तरफ कोई तो भी फोर्स लग रहा है, अर्थ इसको अपनी तरफ बुला रही है, आ जाओ बेटा। अब मुझे बोलो कि अगर छत से सिर्फ आपने, अब छत से आप चलते चले गए, तो क्या होगा, गिर जाओगे ना। आप ऐसा क्यों नहीं, आप गिरते क्यों हो, छत से चलते गए आगे तो नीचे गिरे, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम ऊपर उड़ गए आसमान की तरफ। आपने कभी देखा होगा, डॉक्टर के पास गए, किसी ऑर्थोपेडिक के पास हड्डी टूट गई, बोलने के लिए क्या हुआ, हम बेड से नीचे गिर गए। कभी ऐसा तो नहीं कहा ना किसी ने कि मैं जमीन पे सोया हुआ था, अर्थ पर सोया हुआ था, अचानक से मैं रात को गिरा और बेड के ऊपर गिरा, जाके बेड पर गिरा, ऐसा तो हुआ नहीं। बेड से नीचे गिरे, छत से नीचे गिरे, छत से ऊपर गए, या जमीन पे चल रहे थे ऊपर जाके गिरे छत पे, ऐसा कभी हुआ क्या। तो इसका मतलब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ऑटोमेटिकली लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो कैसा फोर्स है, आपको बुला रहा है, आओ बेटे नीचे आओ, दैट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, आपको टच किए बगैर लग रहा है। तो बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है विदाउट टच। मैग्नेट इसको रिपल्स कर रही है, रिपेल कर रही है, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को रिपेल कर रही है विदाउट टच।
तो ये जो जो फोर्सेज हैं दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब हम फोर्स को मेनली दो टाइप के फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, अदर टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसके अंदर फिर हम और से टाइप पढ़ सकते हैं, राइट। तो देखते हैं यहीं पे force can be classified into two types. Force can be classified into two main types. A, contact forces, or B, non-contact forces. Contact forces और non-contact forces. एक एक करके दोनों। कॉन्टैक्ट फोर्स आप समझ ही गए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। बगैर टच किए वो फोर्स लगाएं दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट। आपके देखो स्कूल में भी आपने देखा होगा या ट्यूशन क्लास में देखा होगा, आपका टीचर कभी कभी आप कोई बदमाशी कर रहे हो, सपोज किसी को परेशान कर रहे हो, तो टीचर कहता है ना, ए यू स्टैंड अप, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इट इज। टीचर ने दूर से इशारा किया और आप खड़े हो गए, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यस यू स्टैंड अप, और आप स्टैंड अप हो गए। मतलब उसने पकड़ के थोड़ी उठाया आपको, बगैर कांटेक्ट किए वो दूर से आपको उठा दिया ना, या यू स्टैंड अप और आप स्टैंड अप हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो हमने दोनों की डेफिनेशन भी समझ लेनी चाहिए, और हम पहला हेडिंग डालते हैं नंबर ए, कॉन्टेक्ट फोर्सेस। क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट applies a force on other object when an object applies a force on other object by making physical contact with that, then this force is called as contact force, right? और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी हम इसी तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड in between two objects without any physical contact between them, then this type of force is called as non-contact force. This type of force is called as non-contact force, right? तो अब हम इसमें पढ़ने के लिए हमारा चैप्टर ओपन हो गया है ये। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, और उसकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे। लॉज ऑफ मोशन में मुख्य रूप से मेनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हमें पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है हमें, इनर्शिया के बारे में वो तो लॉज ऑफ मोशन में आ जाएगा। इसके अलावा हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसमें हैं, तो हम पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।